सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर नन्या। आज हम बात करने वाले हैं 2024 DSSB PGT इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर पार्ट 14 की। इससे पहले 13 पार्ट तक हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 14 से, जिसमें पहला क्वेश्चन है that if all the other things remain constant except an increase in the price of an input used in the production of commodity, there is an increase in the marginal cost। कहता है कि अगर बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट रखें और अगर प्राइस ऑफ द इनपुट बढ़ जाता है जिसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फर्म बढ़ जाती है, तो इस सिचुएशन में सप्लाई पर क्या इफेक्ट आएगा। मार्केट सप्लाई, ऑब्वियसली जब किसी भी प्रोड्यूसर की कॉस्ट इंक्रीज होती है तो हमारी मार्केट सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इट विल बी लेस देन बिफोर, राइट। तो इसका मतलब वो शिफ्ट कहाँ होएगी। अगर आपको पता है कि जब भी हम सप्लाई कर्व बनाते हैं दिस इज से द सप्लाई कर्व, ठीक है, ये आपकी लाइन है। तो जब वो आगे इंक्रीज होती है, जब सप्लाई बढ़ती है तो वो आगे की तरफ इंक्रीज होता है। देखो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है और जब वो घटता है तो वो पीछे की तरफ जाती है, दैट इज S2, ठीक है। तो दिस इज द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आपसे यही पूछा हुआ है, मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मार्केट सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होगा। जब हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो हम अपनी सप्लाई को कम कर देंगे, राइट। तो इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, पीछे की तरफ, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ मैथमेटिकल क्वेश्चन जिसमें वो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है वो है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ये है कि बी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है वो है 1/3। तो अब देखो, अगर प्रोबेबिलिटी ए की ये है कि वो सॉल्व कर लेता है तो ए नॉट यानी कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यानी कि उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों मिलाकर किसके बराबर होते हैं, एक के बराबर होते हैं। तो अगर हमें ए नॉट की निकालनी है तो वी हैव 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू 1/1 - 4, दैट इज कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गए, दैट इज 3/4, राइट। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग या नॉट सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर 1/3 है तो बी नॉट क्या हो जाएगी, 1 - 1/3, दैट इज 2/3, राइट। तो बिल्कुल ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब अगर दोनों ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, कि दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, ना ए ना बी। तो क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 2/3 कितना हो गया, दैट इज 1/2। अब हमने देखना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दोनों से ही सॉल्व नहीं हुआ, तो ना ए से सॉल्व हुआ ना बी से सॉल्व हुआ, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 - 1/2, दैट इज 1/2। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। आई होप समझ में आ गया होगा। होने की 1/4, ना होने की 3/4, इसकी होने की 1/3, नहीं होने की 2/3, फिर दोनों ही ना सॉल्व कर पाए उसकी 1/2, और दोनों ही सॉल्व कर ले तो वो 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे सपोज 20 बिस्किट्स जो है वो आपको 140 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी देते हैं, जबकि बनानास जो हैं वो 25 बनानास आपको 150 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी देते हैं। तो कह रहा है इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द कंजप्शन नहीं। हमें पता है मार्जिनल यूटिलिटी तो क्या होती है, फॉल होती है जैसे जैसे हम कंजप्शन को बढ़ाते हैं, और वो यही दिखाना चाह रहा है कि ऑल्दो सेम नहीं है। अगर वो बिस्किट्स और बिस्किट्स बोलता तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर होता आंसर, बट स्टिल चलो ठीक है। उन्होंने बोला कि 20 बिस्किट से 140 यूनिट्स आती हैं, 25 बनाना से 150 यूनिट्स आती हैं। अगर ये बिस्किट ही होता तो ये आंसर मेरे हिसाब से और ज़्यादा एप्ट हो जाता कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती है जैसे हम और चीज़ों की क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो वो उससे क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब थर्ड ऑप्शन पढ़ो, हैविंग ऑब्टेन्ड सम अमाउंट ऑफ कमोडिटी द डिज़ायर ऑफ द कंज्यूमर टू हैव मोर ऑफ इट रिमेन्स द सेम, कि अगर हम और ज़्यादा कमोडिटी लेते हैं तो कंज्यूमर उसको और ज़्यादा लेने की उसकी इच्छा नहीं होती है, तो ये तो गलत हो गया। हैविंग ऑब्टेन्ड सम अमाउंट ऑफ द कमोडिटी द डिज़ायर ऑफ द कंज्यूमर टू हैव मोर ऑफ इट बिकम स्ट्रॉन्गर। तो डिज़ायर्स की बात हमने नहीं करी है, हमने टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी की बात हम श्योरली कह सकते हैं, जो हमने यहाँ पे आंसर बी में कह दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर के लिए करेक्ट है, कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर के लिए, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए। तो आप सबको पता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। कैसा प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, राइट, क्योंकि हर किसी की अपनी क्या होती है, एक मोनोपोली होती है, तभी उसी से ही क्या बना है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बना है। फॉर एग्जांपल सोप्स हैं, तो सोप में हर किसी की अपनी अपनी एक मोनोपोली है, तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बट क्या वो नॉन इंटरचेंजेबल होते हैं, नहीं। सोप है, आप लक्स का लो या फिर आप पियर्स का लो, तो वो सारे क्या है, सब्स्टिट्यूटेबल हैं, है ना। इसीलिए एक मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लेकिन वो कैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है। सेलिंग यूनिफॉर्म बट सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स, नहीं, ये भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म की बात हो गई। एक मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पर फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स हैं, सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बट सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्यू नहीं होते। तो लास्ट आपका बच गया लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड बट सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन क्लासिकल थ्योरी हम सबको पता है कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो किसका फंक्शन होता है, रियल वेज रेट का। जैसे ही वेज रेट बढ़ता है हम जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या कर देते हैं, तो आपको पता है कि जब जैसे ही जो हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रियल वेज रेट पे। अब रियल वेज रेट जो होता है उससे हमारे दो डिफरेंट फंक्शंस निकल कर आते हैं, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई। तो हायर रियल वेज होगा तो उस पर जो हमारे वर्कर्स हैं वो सप्लाई ज़्यादा करेंगे, लेकिन जो डिमांड करने वाले हैं यानी कि जो फर्म्स है जिनको वर्कर्स चाहिए वो क्या करेंगे, डिमांड उसकी कम करेंगे, ठीक है। तो इनके साथ पॉजिटिव रिलेशन है और इसके साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियल वेज रेट, नॉट मनी वेज रेट, वी टॉक अबाउट रियल वेज रेट। नेक्स्ट इज व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डुअलिटी। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है डुअलिटी के बारे में। तो देखो, डुअलिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डुअलिटी का मतलब होता है एक 1-to-1 रिलेशनशिप। जैसे कि हमने बोला कि डुअल जो है ए का यानी डुअल ऑफ ए अगर बी है तो हम ये भी कह सकते हैं दैट द डुअल ऑफ बी इज़ ए, ठीक है। यानी 1-to-1 रिलेशनशिप है, एक का उल्टा दूसरा, दूसरा का उल्टा पहला है, ठीक है। इसको हम इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट में समझेंगे। तो जब भी आप ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम करते हैं तो आपके पास क्या होता है, एक प्रिमल होता है और उसका एक डुअल होता है। मान लीजिए प्रिमल है कि आपको मैक्सिमाइज करनी है अपनी यूटिलिटी को, ठीक है, सब्जेक्ट टू द बजट कॉन्स्टेंट, यही करते हैं आप, सब्जेक्ट टू द बजट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रिमल। अब उसका डुअल क्या हो जाएगा, उसका डुअल हो जाएगा उसी का जस्ट उल्टा, उसका डुअल हो जाएगा दैट इज़ आपको एक्सपेंडिचर को तो क्या करना है, मिनिमाइज करना है अपनी लेवल ऑफ, इसका उल्टा बजट का उल्टा क्या हो जाएगा, आपको अपना खर्चा मिनिमाइज करना है एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू यूटिलिटी, किसके सब्जेक्ट में, यूटिलिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये बात हो गई बिल्कुल करेक्ट। तो प्रिमल जो भी होता है उसका उल्टा होता है डुअल, और ये सब चीज़ें हमारी चलती हैं जिसको हम रॉयज आइडेंटिटी और शेफर्ड लेमा से जो है सॉल्व करते हैं, आपने पढ़ रखी होंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि डुअलिटी इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं। डुअलिटी इज़ द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन यूटिलिटी एंड एक्सपेंडिचर फंक्शन। ये तो बहुत वो हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत वेग सी डेफिनेशन हो गई। प्रेफरेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टू फॉर्म अदर देन यूटिलिटी, एक्सपेंडिचर एंड इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इसका भी कुछ लेन देन नहीं है। डुअलिटी की बात हो रही है तो डुअलिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज एंड द प्राइस दैट अराइज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हाइपोथेसिस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड रिकवरी। कह रहा है कि डुअलिटी जो है ना वो एक रिलेशनशिप है, एक लॉजिकल रिलेशनशिप है, जैसे मैंने बताया ना आपके दो स्पेसिफिक पेयर्स के बीच में है। तो एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, क्वांटिटी और प्राइस के बीच में, दैट अराइज एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ, या तो हमें ऑप्टिमाइज करना है या फिर हमें क्या करनी है, रिकवरी करनी है। तो जैसे कि हमने कहा कि हर प्रेमल का एक डुअल होता है, वैसे ही हमने ये भी बोला दैट इज इट हेल्प्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज एंड प्राइजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तरफ क्वांटिटी है तो एक तरफ प्राइस है, यानी एक तरफ यूटिलिटी है तो एक तरफ हमारे पास बजट कॉन्स्ट्रेंट है, और दूसरी तरफ अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर फंक्शन है तो हमें दूसरी तरफ क्या करना है, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, राइट। तो इसी से ही उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया है कि अगर आपको एक साइड पता है, यानी आपने क्वांटिटीज चूज कर ली हैं, तो आप रिकवर कर सकते हो अदर साइड को, यानी प्राइजेस को, एक्सपेंडिचर को, है ना। आप बहुत ईजिली उसको
उसको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। वही चीज़ और कैसे रिकवर कर सकते हैं मैंने आपको बताया। रॉय आइडेंटिटी है जो कि आपको पता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में डील करता है, और जबकि शेफर्ड लेमा जो है वो आपको पता है किस में डील करता है, एक्सपेंडिचर और कॉस्ट फंक्शंस में डील करता है। तो बस यही कहने का मतलब है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सिंपल रिग्रेशन मॉडल, ये मैंने आपको क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ा भी रही हूँ मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं इकोनोमेट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में। तो मैंने बताया था एरर टर्म जो होता है हमेशा उसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ऑफ द एरर टर्म दैट इज इक्वल्स टू 0, है ना, कि कुछ वैल्यूज़ उससे हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है, जो PRF लाइन होती है, कुछ वैल्यूज़ उससे ऊपर होती हैं और कुछ वैल्यूज़ उससे नीचे होती है, कुछ पॉजिटिव में होती है, कुछ नेगेटिव में होती है। तो जब आप सम करते हैं तो वो क्या हो जाती है, ऑन एवरेज वो 0 हो जाती है। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो प्लीज़ आप उस क्लास को देख सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions आर रिक्वायर्ड टू शो द कंसिस्टेंसी, अनबायसनेस एंड द एफिशिएंसी ऑफ द ओलेस एस्टिमेटर। बताया था अनबायसनेस क्या होता है, दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द थीटा हैट इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के लिए आपको वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको बताना है कि सारे एस्टिमेटर्स में से जो हमारा वाला वेरिएंस है वो क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UI 0 बिल्कुल चाहिए, अदरवाइज आप जब डेरिवेशन करते हैं तब वो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा है वेरिएंस ऑफ द UI सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट होना चाहिए, I नहीं होना चाहिए, यानी ये होमोसेडासिटी को दिखा रहा है। और तीसरा है दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UI UJ, जिसको हम कोवेरियंस बोलते हैं बिटवीन द टू एरर टर्म्स, वो भी 0 चाहिए, तभी हम क्या कर पाते हैं, तभी हम वेरिएंस जो है अपना निकाल पाते हैं और फिर फर्दर उसको प्रूव कर पाते हैं। इसलिए ये तीनों ही एजम्पशंस हमको चाहिए होती हैं ये प्रूव करने के लिए कि हमारा एस्टिमेटर कंसिस्टेंट है, अनबाइस्ड है और एफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एनी फर्म द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू पर यूनिट इंक्रीज इन डैश इज द मार्जिनल रेवेन्यू। कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू में चेंज इन द टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन व्हाट, किसके बराबर होगा, मार्जिनल रेवेन्यू को। तो आपको पता है टोटल रेवेन्यू को जब हम क्वांटिटी से चेंज में देखते हैं तो वो मार्जिनल रेवेन्यू होता है। और सिमिलरली पूछ रहा है द चेंज इन द टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, वो भी विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट होता है, उससे मार्जिनल कॉस्ट बनता है। तो यही पूछा, तो इसका दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट। इनपुट से तो हम देखते नहीं, किससे देखते हैं, आउटपुट से देखते हैं। चलो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बच्चे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको पता है इकोनॉमिक्स में आप एक वन ऑफ द एजम्पशन पढ़ते हैं, जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ते हैं, कंज्यूमर थ्योरी, हम कहते हैं कि कंज्यूमर जो है हमारा क्या है, रैशनल इंडिविजुअल है। रैशनल का क्या मतलब होता है कि वो बहुत विवेकशील है, दैट इज़ हर डिसीजन वो सोच समझ कर लेता है, वो पागल नहीं है, उसमें सोचने समझने की, अपना भला सोचने की क्या है, शक्ति है। तो दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट द कंज्यूमर इज़ अ रैशनल इंडिविजुअल। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको कुछ भी टॉपिक या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आप अपना कोई फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।